Hello everyone. Welcome to Arihant Padhaku. So as you all know that I am Divya, your science educator, and today in this session we are going to do very important task. And the task is we are going to solve the CBSE sample paper related to term 1. एज यू ऑल नो दैट वी आर अप विद सैम्पल पेपर सीरीज. जैसे कि आपको पता है कि अरिहंत की बुक मार्केट में आ चुकी है जिसमें फर्स्ट टर्म पे बेस्ड आपको 10 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे. तो फर्स्ट सैम्पल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन हम पूरा बना चुके हैं. तो पहली चीज़ तो मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपके पास बुक है वेल एंड गुड. अगर आपके पास अरिहंत की बुक नहीं है, गो एंड गेट इट. राइट, क्योंकि उस बुक के अंदर ऐसे सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे. सो इन टुडेज सेशन वी आर गोना सॉल्व द सेकंड सैम्पल पेपर ऑफ अरिहंत बुक. सो लेट्स स्टार्ट. So as you all know that like why we are doing it, you must be thinking that कि सैम्पल पेपर्स ही मैम क्यों करवा रही हैं. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे कि जितने आप सैम्पल पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा. आपको पेपर का व्यू एक उससे अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे, मार्किंग स्कीम से फैमिलियर हो जाओगे, और ये सब चीज़ें ना आपको बहुत हेल्प करेंगी. सो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो. 10 सैम्पल पेपर तो हम ही आपको प्रैक्टिस करा देंगे. एंड यू नो दैट आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत ही पास है ना. लाइक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 20th के बाद. तो 20th नवंबर तक हम आपको हर सब्जेक्ट के, सिर्फ साइंस के नहीं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब चीज़ के, इंग्लिश के, सोशल के, मतलब सबके सैम्पल पेपर्स आपके हो जाएंगे और होने भी चाहिए. ठीक है, तो आप सबके सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से. सो जैसे कि मैं आपको पहले पेपर पैटर्न हमेशा बताती हूँ जब भी मैं सैम्पल पेपर शुरू करती हूँ, तो आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका पेपर है वो 90 मिनट्स का होने वाला है, जो हमारा टर्म 1 है. ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होने वाले हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. ए के अंदर 24 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 20 करने होंगे, मतलब 4 ऑप्शनल है. और बी सेक्शन में भी 24 होंगे और आपको सिर्फ 20 करने होंगे, अगेन 4 ऑप्शनल है. सी सेक्शन में आपकी केस स्टडीज होंगी और उस पर बेस्ड आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे और आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे. सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी, चाहे सेक्शन सी, सब के इक्वल मार्क्स है. और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आप मतलब ट्राई करो, आपको ना आता हो, आप ट्राई करके कुछ भी टिक कर दो, तो डोंट वरी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. ठीक है, तो अगर कुछ नहीं भी आता तो भी सोचो, चीज़ों को रिलेट करना सीखो, और हो सकता है कि आपका ट्रिक काम कर जाए और आप राइट आंसर मार्क कर लो. ओके, तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं सेक्शन ए. मैं जब भी आप लोगों के साथ सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद एग्जाम दे रही हूँ. तभी आई कीप ऑन सेइंग कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्वेश्चन को ऐसे सोचती, ऐसे समझती, ये ट्रिक लगाती, ये सब चीज़ मैं आपको तभी बताती हूँ. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम देना, और आपको भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे मार्क्स आएंगे तो एग्जाम देना आपका भी फेवरेट हो जाएगा, है ना. सो इट्स टाइम टू स्टार्ट द सैम्पल पेपर. सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन ए. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास. अजय took lead nitrate salt in a dry test tube. He heated the test tube. What would we observe? अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि अजय ने लेड नाइट्रेट सॉल्ट ले लिया और उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट किया. ठीक है, हीट किया तो उसने क्या देखा. तो मैं ऑप्शंस कभी भी पहले नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं अगर पेपर करती हूँ ना, मैं ऑप्शंस को पहले देखती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कुछ मुझे आता है ना, मैं उसको रिकॉल करती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी यही मेथड को यूज करो. ठीक है, इससे कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि अभी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहेगी. अच्छा देखो, अजय टुक लेड नाइट्रेट. तो सबसे पहले तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में. ऑब्वियसली कोई भी केमिकल्स हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं. हीट कर दिया उसको, ही हीटेड दिस. तो इससे मुझे रिकॉल होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है, इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन. आपकी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम्पल है, कोई भी ये इधर उधर से घुमाकर क्वेश्चन नहीं दिया गया है. और जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो वो बनाता है PbONO2 और O2, ये बनता है यहाँ पे. देखो मैं आपको रिएक्शन भी दिखाती हूँ. जैसे ये टोंग से पकड़ा हमने, ये तो आपको पता ही है कि टोंग से हम उसको होल्ड करते हैं, टेस्ट ट्यूब में हमने ये लिया और इसको हीट कर दिया. अब हीट करने के बाद
देखो कोई भी कंपाउंड होता है ना अदर देन ऑक्साइड, वो सबसे पहले अपनी ऑक्साइड में ही टूटता है। तो मेटल अपनी ऑक्साइड बनाएगा, साथ में रिस्पेक्टिव गैसेस NO2 और O2 रिलीज होंगी। अब PbO का कलर आपको यहाँ दिख भी रहा है, एक ब्राउन और एक येलो सा कलर दिख रहा है। PbO इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट और NO2 एक ब्राउन कलर की फ्यूमिंग गैस है। इसको याद रखो, सारी गैसेस के टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन याद पक्का रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शंस है येलो कलर्ड रेजिड्यू एंड ब्राउन फ्यूम्स। तो दैट मीन्स क्वेश्चन में हमें कलर्स के ऊपर है और हम ऑलरेडी अपने आंसर में कलर्स कर चुके हैं। तो व्हाइट कलर रेजिड्यू विद येलो फ्यूम्स, येलो प्रेसिपिटेट विद कलरलेस रेजिड्यू, ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स विद कलरलेस रेजिड्यू। तो इन चारों में से हमें पता है कि हमारे पास येलो कलर का रेजिड्यू और ब्राउन गैस निकलती है। तो करना क्या है, अपने आंसर के साथ मैच कर लो इसको। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो अब इस तरीके से OMR शीट की भी आज मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ आपको इस सेशन में, ताकि आपको प्रॉपर फीलिंग आए कि हम पेपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है, ए। तो ए को आप इस तरीके से डार्कन कर दोगे। सो ए इज गोना बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ गैस इवॉल्व्ड इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। मुझे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड ना क्वेश्चंस करने बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज मेरा बेस बहुत अच्छा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, चलो अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, बट बीच में जब भी टाइम मिले ना आप अपना बेस बनाओ, अपनी वैलेंसीज, रेडिकल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब टिप्स पे कर लो, सब रिएक्शन कर डालोगे आप। ठीक है, तो देखो अब आइडेंटिफाई द कलर ऑफ गैस इवॉल्व, तो इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही है पहले जैसा, टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हीट क्या कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। अब अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप फटाफट से KNO3 लिख लोगे, और हीट करने का मतलब वही थर्मल डिकम्पोजिशन। और मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ जब टूटती है कंपाउंड, वो सबसे पहले अपनी ऑक्साइड में टूटता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट, व्हाट विल यू गेट हियर, वी विल गेट K2O, हमारे पास पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या इवॉल्व होगी, NO2 गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया भी है कि गैस इवॉल्व होगी, आपको कलर ऑफ गैस बताना है। तो कलर ऑफ गैस आपके पास इट विल बी K2O, वन सेकेंड, दिस इज नाइट्रेट, वी हैव पोटेशियम नाइट्राइट 2, है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है, वी हैव पोटेशियम नाइट्राइट 2, सो इट विल नाइट्रेट से नाइट्राइट मतलब छोटे में टूटेगा, एंड देन along with that it will form O2। बट एक चीज मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ KNO2 होता तो ये पोटेशियम ऑक्साइड में ही टूटता। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे KNO3 था, नाइट्रेट रेडिकल था, और नाइट्रेट से छोटा नाइट्राइट होता है। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, KNO2 प्लस O2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो गैस का कलर पूछा गया है, तो गैस का कलर कलरलेस, येलो, व्हाइटिश ग्रे और ब्लैक, और हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो एक कलरलेस गैस होती है। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से OMR शीट पे इसको डार्कन कर दोगे। आई थिंक ये नाइट्रेट नाइट्राइट का रेडिकल का फंडा आपको समझ आ गया होगा, है ना। और ऑक्साइड में कब टूटता, अगर ये नाइट्राइट होता तो ये ऑक्साइड में टूट जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल, एक फ्लो चार्ट है जिसमें दिया है कि मेटल NaOH के साथ रिएक्ट करता है। जब भी कभी ऐसे फ्लो चार्ट दिया हो ना, तो देखो ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मतलब ये दोनों रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मेटल NaOH के साथ रिएक्ट करता है, क्लिक भी लेते हैं हमें जो दिया है, और क्या बनाता है, मेटल का सॉल्ट, और साथ में रिलीज करता है गैस। साथ में क्या रिलीज करता है, गैस। अब हमें पूछा है कि कौन से दो कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो हमने एक स्केलेटन इक्वेशन तो लिख ली है, बट दो कॉम्बिनेशंस के लिए यहाँ पे हमें अलग अलग मेटल्स दिए। तो हम क्या करते हैं, हर एक मेटल्स को सीधा, आपको नो येस मत पढ़ो, आप हर मेटल का रिएक्शन करके देख लो, कोई बहुत देर नहीं लगेगी आपको। जब हम Al को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास, आपको पता ही हमने बेयर्स प्रोसेस में भी किया था, हमारे पास NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जब हम सिल्वर को NaOH के साथ करेंगे तो सिल्वर NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, और Ag तो कम रिएक्टिव होता है, तो ना तो सॉल्ट बनाएगा ना डिस्प्लेसमेंट होगी। मैग्नीशियम को जब NaOH के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम जिंक को करेंगे तो जिंक इसके साथ मिलके एक सॉल्ट बनाता है। ये भी हमने एम्फोटेरिक नेचर में किया था, Na2ZnO2, और साथ में रिलीज होती है H2 गैस। अब बेसिकली हमें ये क्वेश्चन गैस इवॉल्व पे दिया गया है, तो हमें पता लग चुका है कि हमारे पास एक तो एल्यूमिनियम के साथ गैस आ रही है और एक जिंक के साथ आ रही है।
ठीक है। तो लेकिन हमें यह करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, हमें ऑलरेडी दिया है कि किस में आ रही है किस में नहीं। तो पहले ऑप्शन में दिया है कि एल्यूमिनियम में कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, तो ये एक इनकरेक्ट है, क्योंकि एल्यूमिनियम में तो हमने देखा हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। सिल्वर में नहीं हो रही है, ये करेक्ट है, नहीं होती है। मैग्नीशियम में हो रही है, अगेन इनकरेक्ट है, क्योंकि मैग्नीशियम में भी नहीं हो रही है। जिंक में हो रही है, अगेन इट इज करेक्ट। तो मतलब हमारी 2 और 4 ऑप्शंस इसमें से करेक्ट है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, एक 1 and 3 की है, एक 2 and 3 की है, एक 2 and 4 की है और एक 1 and 4। हमें चाहिए 2 and 4, सो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस तरीके से OMS शीट पे इसको आप डार्कन कर दोगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का टिप सिर्फ इतना देना चाहूंगी, रिएक्शंस लिखा करो, सीधा देखोगे ना तो कंफ्यूजन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option correctly represents a balanced chemical equation? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। मतलब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सिर्फ देखने हैं, हमें खुद बैलेंस भी नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कौन सी करेक्टली बैलेंस्ड है। और करेक्टली बैलेंस करने के लिए कैसे देखते हो आप, मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। लेट्स से यहाँ पे कोई रिएक्शन ऐसे होती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, A1 है, यहाँ पे A, यहाँ पे आगे कुछ लिखा हो, यहाँ कुछ लिखा हो तो मल्टीप्लाई करके बताते हैं, यहाँ पे A2 है, ऐसे यहाँ पे B2 है, यहाँ पे भी B2 है। तो इस तरीके से सिर्फ आपको मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए तो हमें खुद कुछ नहीं लिख सकते, हमें इन्हीं को देखना होगा जो गिवन ऑप्शन है। तो यहाँ पे Na कितना है, 4, 2 into 2 4, लेकिन मैं लिख भी देती हूँ जिन बच्चों को नहीं आता, और यहाँ पे Na है 2, तो मतलब ये तो बैलेंस है ही नहीं, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब बी ऑप्शन में देखो, Na कितना है, 3 into 2 6, और यहाँ कितना है 3, और बाकी का Na नहीं दिख रहा है, तो अगेन ये भी बैलेंस नहीं हो सकती। यहाँ पे Na कितना है 2, यहाँ पे Na कितना है 2। अब जब आपको फर्स्ट एलिमेंट का आपने देखा एटम के मोल्स आपको इक्वल दिख गए, तो सेकेंड आपको मैच करना है, सीधा नहीं लिख देना है। और कार्बन कितना है यहाँ 1, और यहाँ भी कार्बन कितना है 1, मतलब ये भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन है 3 और यहाँ ऑक्सीजन है 2 और एक ही ऑक्सीजन मतलब 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी 2, क्लोरीन 2, क्योंकि इसके आगे भी 2 लगा है, ये भी 2, तो दैट मीन्स ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पे देख लेते हैं 3 into 2 6 और यहाँ 3, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्लियर कट है कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से OMR शीट पे आप उसको डार्कन कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एसिड बेसिस में से है आपका, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे है, द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ बेस टू एन एसिड। सबसे पहले बोला गया है कि जो ग्राफ है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे है, और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं और हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। अगर दोनों एसिड बेस का स्ट्रेंथ सेम है तो जो सॉल्ट बनता है वो आपके पास न्यूट्रल होता है, बट अगर इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो सॉल्ट होता है ये न्यूट्रल नहीं होता है ना, इसमें जो जिसका नेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका इफेक्ट होता है। अब ये सपोज एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, आपको बोला गया है कि हमने इसमें जब ये रिएक्शन हुई तो इसका जो pH था, मतलब जो भी pH हमें मिला था उसमें हमने एक्सेस बेस डाल दिया। अब अगर आप किसी चीज़ में एक्सेस बेस डाल दोगे तो मतलब जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग होगी या ज़्यादा होगी उसी का इफेक्ट आपको सॉल्ट में दिखेगा, तो मतलब सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक। अब आपको पूछा है कि pH कैसे चेंज होगा। लेट्स से अगर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, इन्होंने न्यूट्रल कर दिया था, तो यहाँ पे सॉल्ट का pH कितना था 7, ये न्यूट्रल सब्सटेंस बन गया था। बट जब आप इसमें बेस डालोगे तो बेस pH को बढ़ाता है ना, क्योंकि जो बेसिस होते हैं उनका pH 7 से अबव होता है, एंड इट फॉल्स बिटवीन मोर देन 7 to 15, इसके भी 14 सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसके अंदर बेस डाला तो इसका मतलब pH बढ़ेगा, और यहाँ पे हमें बताना है जहाँ पे बेस और सॉल्ट दोनों है, बेसिक सॉल्ट है ऑब्वियसली, बेस तो का इफेक्ट दिखेगा ही, तो यहाँ पे हमें जहाँ दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, D पॉइंट पे, क्योंकि वो 14 मतलब उसका pH सबसे ज़्यादा है। तो इसमें कौन सा लेटर है जो एरिया ऑफ ग्राफ जहाँ पे बोथ बेस एंड सॉल्ट प्रेजेंट है, वो कौन सा है, ऑप्शन D। तो इस तरीके से D को OMR शीट पे डार्कन कर दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये एग्जाम्पल तो बहुत बार NCERT में दिया गया है।
और ये रिएक्शन भी शायद आपको टिप्स पे होगी। अब हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। बहुत बहुत इजी है। आपको पता है कि जो चीज़ ऑक्सीजन दे देता है वो रिड्यूस हो जाता है, जो ऑक्सीजन ले लेता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन दे देता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और जो हाइड्रोजन ले लेता है वो रिड्यूस हो जाता है। और एक और चीज़, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग। फटाफट से बता दिया, तो मैं इस रिएक्शन में बताती हूँ आपको। अब देखो यहाँ CuO से Cu मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और H2 के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दोनों ही सेम बातें ही पूछी गई है आपसे। यहाँ पे दोनों में जिसका आंसर दोनों में सेम होगा, दैट इज गोना बी अ सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज एंड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट टू। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्लियर हो गया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चीज के बारे में पूछा गया है और तो जो आंसर होगा वो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, H2। अदरवाइज आप रिएक्शन भी कर चुके हो, उससे भी आप लिख सकते हो। तो करेक्ट आंसर ओएमआर शीट पे मार्क कर लेते हैं, B is the correct answer. Okay, next question. The chemical reaction between methane and oxygen. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है। और टाइप वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं। आपको पता है जब एक प्रोडक्ट हो तो कॉम्बिनेशन, एक रिएक्टेंट टूट रहा हो तो डिकम्पोजिशन, कंडीशन देके डिकम्पोजिशन बता देते हैं कौन सी। जब कोई एक एलिमेंट और कंपाउंड, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के एलिमेंट की जगह ले रहा हो तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों अपनी जगह बदलते हैं तो वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे तो क्या है कि मिथेन को ऑक्सीजन में जला रहे हैं और आपको पता है मिथेन एक्ट एज फ्यूल ऑल्सो एंड ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो हमारे पास यहाँ पे कंबशन होगी और CO2 वाटर वेपर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट विल बी इवॉल्व्ड। अब ऑप्शंस देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। कॉम्बिनेशन नहीं, एक रिएक्टर एक प्रोडक्ट भी नहीं है। प्रेसिपिटेशन, कोई प्रेसिपिटेट भी नहीं बन रहा। तो क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन वेयर हीट इज रिलीज्ड, राइट? सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. ऑप्शन C would be the correct. Next question. Which of the given option correctly represents the parent acid and parent base of ammonium chloride? पेरेंट एसिड दिए और बेस दिए। तो इन ऑप्शंस को देखने से पहले अमोनियम क्लोराइड ले लो आप। अब आपको पता है अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl। अब अगर कोई सॉल्ट बनता है तो वो एसिड और बेस से बनता है। एसिड के अंदर क्या होता है, H, और बेस के अंदर होता है OH। तभी जब रिएक्शन होती है तो ये मिलके वाटर बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको OH और H को ही इनके साथ जोड़ना है। तो इसको ऐसे ब्रेक करो, इसके साथ H अटैच हो जाएगा और इसके साथ OH। तो बेसिकली यहाँ पे पेरेंट एसिड कौन सा हुआ, HCl, और पेरेंट बेस कौन सा हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ऑप्शंस के साथ मैच कर लेते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन D में। तभी मैं आपको कहती हूँ ऑप्शन पढ़ने से पहले ना जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको खुद एक बार उसके बारे में आप लिख लो ताकि आप श्योर हो जाते हो उस चीज़ के लिए। Okay, what happens when excess of CO2 is passed through lime water? So easy question. Chemical reaction का question है और एक गैस के टेस्ट पे बेस्ड है। आपको पता है कि जब CO2 गैस को हम लाइम वाटर में से पास कर देते हैं तो वो क्या करती है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब मिल्की क्यों होता है, मिल्की इसलिए होता है कि जब CO2 लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ इसमें से पास होती है तो वो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। बट अगर हम इसको एक्सेस में पास करते तो क्या होगा, ये मिल्कीनेस खत्म हो जाती है, ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो दैट इज द रीजन मिल्कीनेस डिसअपियर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, ये रहा हमारा सही आंसर। फिर भी देख लेते हैं, मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू येलो, नो। लाइम सॉल्यूशन बिकम्स हॉट, नो, नॉट कोल्ड। सो मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स एंड व्हाई सो, यू नो दैट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो दैट मीन्स A would be the correct answer in this for this question. Next, the bleaching powder gives smell of chlorine.
जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उससे हमें क्लोरीन का स्मेल आता है। अगेन ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी में हमने किया था ये, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। अब स्मेल ऑफ क्लोरीन हमने कहाँ किया, एनसीईआरटी में भी दिया है कि जब हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उससे क्लोरीन की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एयर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है CaCO3 और रिलीज करता है क्लोरीन गैस। अब अगर क्लोरीन गैस ही कोई सब्सटेंस रिलीज कर रहा है तो ऑब्वियसली वो स्मेल तो देगा ना उसकी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। हमारा आंसर ए पार्ट में ही मिल गया है। अनस्टेबिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ भी सही नहीं है। तो ए ऑप्शन हम OMR शीट पे मार्क कर देंगे। अब आप देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आंसर लिखते हो सकता है कि कई क्वेश्चंस में आपको सारे रिएक्शंस करके देने पड़े तो आपका थोड़ा टाइम चला गया। बट यहाँ पे देखो, एक रिएक्शन करने से आपको काफ़ी ऑप्शंस भी तो नहीं पढ़ने पड़े, ना ही सोचने पड़े, आपका आंसर क्लियर कट था आपके सामने। इसीलिए ये चीज़ जो होती है ना, बहुत फायदेमंद होती है। पहले क्वेश्चन को अपने माइंड में फ्रेम करके लिख लो जो भी पता है, फिर ऑप्शन से रिलेट करके उसका आंसर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 पार्ट्स दिए, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना हम इसको नंबर कर लेते हैं। 1 पार्ट आपको पता है ये क्या है, ट्रैकिया, क्योंकि इसमें रिंग्स दिख रहे हैं और ये विंड पाइप भी है जो कि लंग्स में एंटर हो रही है ना। फिर उसके बाद आपको 2 पोर्शन का है, ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज डायाफ्राम। ये क्या है हमारा डायाफ्राम, आपको पता है डायफ्राम डोम शेप होता है, उसी शेप से और इसकी पोजीशन से पहचाना मैंने। 3 बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है ये रिब्स होते हैं। अब 4th ये भी हमें पता है सैक्स, ये क्या है एल्वेलाई। अब करना क्या क्वेश्चन में, पहले ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो कि आइडेंटिफाई भी सही करे और फंक्शन भी सही होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आइडेंटिफाई सही कर लिया और फंक्शन गलत हो गया, दोनों चीज़ सही होनी चाहिए। तो फर्स्ट पोर्शन पहले तो हम अपने आइडेंटिफिकेशन से ही मैच कर लेते हैं, फंक्शन तो बाद में पढ़ेंगे। 1 को ट्रैकिया लिखा गया है, ठीक है। 2 को डायाफ्राम लिखा गया है, ये भी ठीक है। 3 को रिब्स और 4 को एल्वेलाई। लेबलिंग तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे फंक्शंस में गड़बड़ की होगी कुछ। ट्रैकिया इट इज सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब कार्टिलेजिनस रिंग्स तो होते हैं बट कंप्लीट नहीं होते, क्या होते हैं, इनकम्प्लीट। तो मतलब ये तो करेक्ट नहीं है। डायाफ्राम रिलैक्स एंड गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। हाँ, ये भी होता है कि जब हम एक्सपायर करते हैं, मतलब एयर बाहर देते हैं, तो जो डायाफ्राम है वो अपनी ओरिजिनल डोम शेप में आ जाता है। ठीक है, ये सही है। रिब्स, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड। जब आप ब्रीथ आउट मतलब एक्सपायर, तो रिब्स तो वापस चले जाते हैं अपनी पोजीशन पे, तो ये भी गलत है, दे मूव बैक टू देयर पोजीशन। Alveoli, it filters air by fine hairs and mucus present in them. No, it helps in the gaseous exchange. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सिर्फ कौन सा है, डायाफ्राम वाला। तो बी को हम इस तरीके से डार्कन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल शो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अ फूड। हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है, लेट्स से एक फूड है P, एक है Q, एक है R, एक है S। कोई पिज़्ज़ा है, कोई राइस है, कोई राजमा राइस है, कुछ एग है, कुछ भी हम मान लेते हैं ऐसे। तो PQRS कुछ भी फूड मटेरियल है और इनमें बताया गया है कि किसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है। P में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है बट फैट नहीं है। Q में कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं है लेकिन प्रोटीन है। R के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट फैट है और प्रोटीन नहीं है। S के अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट है बट प्रोटीन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच फूड वुड बोथ बी पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। मतलब कौन सा फूड आइटम है PQRS में से जो कि पार्शली डाइजेस्ट होगा, क्योंकि पार्शली होगा क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन तो इंटेस्टाइन में होती है। अब स्टमक में आपको पता है गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं ना, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है म्यूकस, HCl, पेप्सिन और रेनिन। अब न्यूट्रिएंट बेसिकली, और जब तक स्टमक में फूड पहुंचता है तो वो पार्शली डाइजेस्ट हो चुका होता है, मतलब उसमें स्टार्च पार्शली डाइजेस्ट हो चुका होता है स्लाइवरी अमाइलेज से, बट स्टमक के अंदर कोई अमाइलेज सिक्रीट नहीं होता, ठीक है, बट वो पार्शली डाइजेस्ट वहाँ तक हो चुका होता है। सो बेसिकली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों स्टमक में पार्शली डाइजेस्टेड हो चुके होते हैं वहाँ तक। तो बेसिकली पी के अंदर बोला कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ओके हाँ बिल्कुल सही है।
क्यू के अंदर बोला है प्रोटीन। अब चाहे कार्बोहाइड्रेट नहीं बोला, बट हमें पता है एग्जैक्टली तो प्रोटीन ही होता है, फैट नहीं होता, और कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों भी नहीं होते। तो बेसिकली पी और क्यू हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को इस तरीके से OMR शीट पे डाकन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट टू इंश्योर दैट। बिल्कुल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। अभी हमने पहले भी पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि ट्रैकिया के अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। अब क्या काम होता है ट्रैकिया, विंड पाइप या थ्रोट, आप कुछ भी कह लो, उसमें उन रिंग्स का, वो क्या करते हैं, हमें इसको अच्छे से अगर हम लर्न करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाई ट्रैकियल वॉल डजंट कोलैप्स, या व्हाट मेक्स द ट्रैकिया स्टिफ दैट इट डजंट कोलैप्स। तो दोनों का आंसर ही क्या है, प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया को इसी तरीके से रखते हैं स्टिफ। इफ देयर इज नो एयर इट विल स्टिल रिमेन स्टिफ, वो उसको इस तरीके से कोलैप्स नहीं होने देता। तो ऑप्शन है एयर पैसेज कोलैप्स नहीं। अगर एयर पैसेज कोलैप्स हो गया तो आप ही मर जाओगे। एयर इज फिल्टर्ड नहीं, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इतने सोचने की बात ही नहीं है, OMR शीट पे इसको डाकन कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन डायग्राम शोज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो स्टेजेस दी गई है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसी स्टेजेस का कुछ नाम है और उनका रोल दिया है। तो पहले हम अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं और हम स्टेजेस का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये सूडोपोडिया बना रहा है, तो मतलब ये इंजेशन हो रही है। यहाँ पे फूड अंदर चला गया, मतलब डाइजेशन। यहाँ पे बेसिकली आपने देखा कि एनर्जी, मतलब जो सिंपल फूड है वो फैल रहा है साइटोप्लाज्म में। सो बेसिकली इट इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन नहीं है ये। ठीक है, देन अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जा रहा है तो इंजेशन, इसमें आपको एसिमिलेशन नहीं दिया गया। अब करेक्ट लेबलिंग देख लेते हैं, 1 इंजेशन, ये भी ठीक है, 2 डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन। तो आइडेंटिफिकेशन तो गलत नहीं है, तो इसलिए अब हमें फंक्शन ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इंजेशन में दिया इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अनडाइजेस्टेड फूड। नो, एलिमिनेशन तो इंजेशन होता है। डाइजेशन, द फूड गेट रेडिली एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड वर्ड आ गया, वैसे ही पता लग गया ये तो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन, द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स एंड एब्जॉर्ब्स फूड। नो, इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, यस इट इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी ही सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि इजेशन का मतलब ही होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंकना। सो दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। OMR शीट पे उसको इस तरीके से मार्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ रेस्पिरेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये आपके पास डायग्राम है और आपको बताना है इसमें कौन सा फेज है जो दिया गया है। अब इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो आप देखो रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, दे आर पुल्ड आउटवर्ड। ठीक है, डायाफ्राम आपको एरो दे रखा है, यहाँ पे डोम शेप था, फ्लैट हो रहा है, और जो आपकी स्टर्नम है वो भी बाहर ही आ रही है रिब्स के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली रिब्स के बीच में ही होती है वो, और लंग्स पूरे एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी कोई चीज़ ऐसे एक्सपेंशन होती है तो आपको पता है कि ये कब होती है, व्हेन वी इनहेल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इट हैपन्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो अब हम पढ़ लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स शोन, आपको बताना है करेक्ट एक्सपेंशन बतानी है क्या क्या हो रही है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स एंड डायाफ्राम मूव्स अपवर्ड साइमल्टेनियसली। ऐसा कुछ साइमल्टेनियसली कुछ नहीं होता है। When we breathe in rib cage contract and diaphragm relax. No, it doesn't happen. When we breathe in, downward movement of rib cage. नहीं, rib cage तो बाहर की तरफ पुल हो रहा है। When we breathe in, upward movement. Yes, rib cage का upward movement, और downward movement किसका होता है, diaphragm का, जिससे chest cavity बढ़ जाती है। तो D is the correct option। OMR शीट पे फटाफट से इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। Okay, next question. नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बिल्कुल सही है। द स्ट्रक्चर दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस यूरिन इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। मतलब नेफ्रॉन किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट है जिसका काम है यूरिन बनाना, वेस्ट और एक्सेस सब्सटेंसेस, जो वेस्ट सब्सटेंसेस उनको रिमूव करना फ्रॉम द ब्लड। अब उस पर बेस्ड आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, फिगर में ABCD मार्किंग की गई है, हमें इनको मैच करना है, बेसिकली मैच द कॉलम सॉर्ट ऑफ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं और ABCD को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो A हमारे पास क्या है, A इस बाहर आउटर पार्ट को दिया हुआ है, तो A हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है।
ए क्या है, बोमेंस कैप्सूल। बी क्या है हमारे पास, बी इज बेसिकली, वन सेकेंड, ओके, बी इज बेसिकली, यहाँ पे बी है हमारे पास एक ट्यूबुलर पार्ट है। कौन सा ट्यूबुलर पार्ट है वो नहीं पता, बस नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट। सी आपको अंदर इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर बताया गया है, तो वो क्या है हमारे पास, ग्लोमेरुलस। और डी तो क्लियर है, वो है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। अब हमें करना क्या है, हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, हमें उनके करेक्ट फंक्शंस या जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ मैच कर देना। तो पहले ए को देख लेते हैं। ए है बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल का काम होता है नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल नहीं, फाइनली गैदर नो नो नो, रीएब्जॉर्प्शन नो, कप शेप स्ट्रक्चर दैट फिल्टर्स ब्लड फ्रॉम द यूरिन। तो ए मैचेस विद 4। ए हमारा किससे मैच कर रहा है, 4 से। बी इज ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट आपको पता है, इट गैदर्स ऑल द मटेरियल, रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ट्यूबुलर पार्ट। सो बी मैचेस विद 3। ऐसे सी क्या है आपका, ग्लोमेरुलस। यस, ये तो क्लियर है, कैपिलरीज ही होती है ब्लड वेसल्स। तो सी मैचेस विद 1। ठीक है, रहा डी। डी का बचा ही 2 है, और वैसे भी आपको पता है डी कलेक्टिंग डक्ट है, तो फाइनली गैदर्स ऑल द मटेरियल, सो इट मैचेस विद 2। तो हमें चाहिए हमारा जो ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, ए किसके साथ मैच हो रहा था, 4 के साथ, और बी हो रहा था 3 के साथ। तो 4 3 1 2 ये हमारा आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और उसको इस तरीके से आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारा रिफ्रैक्शन में से है, क्योंकि लेंस देखते ही आप समझ आया करो कि रिफ्रैक्शन में से है। सो बेसिकली इंसिडेंट रे दी गई है, 70 डिग्री का एंगल है। पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर द रिफ्रैक्टेड रे, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली ये आपके पास रूल्स पे है कि कोई भी रे जब स्ट्राइक करती है तो वो कि कहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर क्या पाथ लेगी। तो हमें पता है जो ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करती है वो अनडेविएटेड सीधी ही पास कर जाती है। सो बेसिकली अलॉन्ग ओ बी नहीं, अलॉन्ग ओ ए नहीं, एट 20 डिग्री नहीं, हमारा आंसर क्या रहेगा, सी, इट पासिस अनडेविएटेड। तो सी को इस तरीके से फटाफट से OMR शीट पे मार्क कर दो। अब आप देखो कितने क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो आपको आते ही होते हैं, डेफिनेट होते हो, बट वो डेफिनेट तभी होगे जब तैयारी बहुत बढ़िया से करोगे। Okay, next. A child knows that white light is coming from the sun, but the sunlight that reaches earth is yellowish rather than white. बिल्कुल सही है, जो सन की लाइट आप तक पहुंचती है वो येलो कलर की दिखती है हमें, जबकि हमें बोला गया है कि सन से तो व्हाइट लाइट आती है। दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग। बिल्कुल सही है, स्कैटरिंग होती है। सनलाइट में कौन से कलर डेफिशिएंट हो जाते हैं? अब आपको पता है व्हाइट लाइट इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑफ 7 कलर्स, हमारा पूरा विबग्योर आ जाता है यहाँ पे, है ना। लेकिन जब सनलाइट ट्रैवल होकर आती है, आपको पता है कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होकर आती है, तो उसमें से वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, एंड ये कलर स्कैटर हो जाते हैं, और जो बचा होता है दैट अपीयर्स टू बी येलो। तो इसीलिए डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ओके, एक लाइट मीडियम 1 और मीडियम 2 से ट्रैवल कर रही है। Figure shows the variation of sign of angle of incidence is medium 1. Okay, sign of angle आपको value दे रखी है इसमें, and sign of angle of refraction in medium 2. Okay, some conclusions are drawn as follows. Speed of light in medium 1, मतलब पहले तो हम अपना देख लेते हैं, यहाँ पे फिगर से अपना आंसर पहचान लेते हैं, फिर हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। आपको बोला गया है कि जो साइन आई है दैट इज लेस देन 45, दैट इज लेस देन 45, और ये पूरा आपको 90 डिग्री दिख रहा है। दिस कंप्लीट इज 90 डिग्री, है ना, ये जो पूरा आपको एंगल दिख रहा है। अब इसमें से ये इक्वल डिवीजन नहीं हो रही है, इट इज लेस देन 45, तो मतलब साइन आई इज लेस देन 45, मतलब दोनों का एंगल सेम नहीं है, इट इज लेस देन 45। अब आपको पता है एंगल आई कम है, इफ एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल आर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो गई है, वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो नॉर्मल रे से अवे हो गया है, और इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया है। तो अगर इसमें स्पीड मोर हो गई है तो इसका मतलब इसमें स्पीड लेस रही होगी, एंड इट विल बी मोर टूवर्ड्स द नॉर्मल रे, तभी ये एंगल छोटा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्पीड यहाँ पे कम है, तो मतलब ये डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेयरर। ये तो चीज़ें हमने फिगर से निकाल ली। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑप्शन देखते हैं।
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. बिल्कुल भी नहीं, मीडियम 1 में तो बल्कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दैट इज लेस, तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है. ये इनकरेक्ट है. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 में से मीडियम 2 में ज्यादा है. यस, इट इज करेक्ट, तभी हमारा एंगल उसमें ज्यादा है. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. यस, आई टोल्ड यू इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 और 3 बनता है. और फटाफट से हम देख लेंगे हमारा ऑप्शन कहाँ है. ऑप्शन डी है, और डी को इस तरीके से मार्क कर दो. अब देखो, अगर आप पहले फिगर देखते, स्टेटमेंट्स पढ़ते, फिर थोड़ा घबराते, नर्वस होते, टेंशन में होते, फिर आंसर देखते, और अगर आप फिगर से पहले ही कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां हमारे पास एक लेंस है और हमें दिया गया है एग्जामिन द अबव फिगर एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस. ये आपके पास हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है. ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे u आपको दे रखा है, u इज f/2, ठीक है. तो और आपको ये भी पता है कि u हमेशा नेगेटिव में होता है. अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फोकल लेंथ f दे रखी है, तो फोकल लेंथ इज f, और यहाँ पे v हमें निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है ना. तो इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है. अब अगर आप फॉर्मूला देखो तो आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. यही होगा आपके पास. तो यहाँ पे आपके पास इसको पहले वैल्यूज इसको इधर ले आते हैं. तो दिस बिकम्स -1/v इज इक्वल टू -1/u, और ये जाकर यहाँ पे हो जाएगा -1/f. अब हमारे पास यहाँ पे 1/v हमें सॉल्व करना है, और u क्या है हमारे पास, f/2. तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज f/2, और ये हमारे पास है f. अब आप जब इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको. दिस इज 1/v, दिस वुड बी -2/f, और ये आपका -1/f. तो एलसीएम आ गया f, तो ये आपके पास बन गया -2, और ये आपके पास आ गया -1. दिस इज -2 एंड -1, ठीक है. अब आपके पास एक मिनट, यहाँ हमारी कोई साइन की गलती तो नहीं हो गई है. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ओके, देन इसको हम इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया. हाँ, इसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का हमने साइन नहीं लिया. फोकल लेंथ किस में होती है, माइनस में. तो इसीलिए माइनस माइनस यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्लस. इट वुड बी प्लस. सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये आपके पास क्या हो गया, -1/f. तो या फिर आप कह सकते हो -1/v, ये हमारा माइनस में ही आया. -1/v वुड बी -f, और v इज इक्वल टू f. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा v माइनस के अंदर आया है, तो हमारा जो आंसर क्या होगा, दैट इज गोना बी, मतलब इस साइड पे होगा, दैट इज द इमेज डिस्टेंस वुड बी f डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द लेंस. इट इज गोना बी f डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस, दैट इज दिस साइड. सो करेक्ट आंसर इज A. Okay, next question we have is, which one of the following statement is correct about the refraction of light through a glass prism? आपके पास प्रिज्म है, उसमें से रिफ्रैक्शन हो रही है, व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं. वो आपको पता है प्रिज्म में से डिस्पर्जन इफेक्ट हमें दिखता है. उसी के बेसिस पे हमें कुछ पूछा गया. इंसिडेंट रे बेंड टुवर्ड्स द बेस बट इमर्जेंट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द बेस. इंसिडेंट रे बेस के टुवर्ड्स बेंड होती है और इमर्जेंट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द बेस. Both incident and emergent rays bend towards the base. Both incident and emergent rays bend parallel to the base. Incident ray bends away from the base while emergent ray bends towards the base. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे पास डिस्पर्जन होती है या रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होता है, तो वाइट लाइट जो पास होती है ये भी बेंड होती है, और उसके बाद जो हमारी रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर निकलती है वो भी बेंड होती है. तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी. बोथ इंसिडेंट और इमर्जेंट रे दोनों ही बेस के टूवर्ड्स बेंड होती है. सो बी इज गोना बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मिरर्स एंड द क्वेश्चन इज, एक आपके पास ग्लास है विंडो पैन का लाइक दिस, और उस पर एक इंसिडेंट रे आपको 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिख रही है.
Figure show a ray of light meeting the glass of the window of the car at an angle of incidence 40 डिग्री. 40 डिग्री पे ये यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है. हमें रे डायग्राम को कंप्लीट करना है. अब ये 40 डिग्री पे स्ट्राइक हो रही है तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, ये एयर से ग्लास के अंदर आ रही है. दिस इज ग्लास ऑफ विंडो पैन, दिस कंप्लीट. इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो इट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन लाइक दिस. ठीक है, और जब रिफ्रैक्शन के बाहर निकलेगी ये रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो आपके होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल. सो दिस विल बी 40 एंड इवन दिस विल बी 40. सो रे डायग्राम कंप्लीट होके कौन सा बनेगा, बी पार्ट. इट विल बी बी बिकॉज इट वोंट गेट रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्रैक्ट, राइट. ना ही इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगी. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. If we use a concave mirror of focal length 2.5 centimeter as a dentist mirror, अगर हम concave mirror use कर रहे हैं focal length जिसकी है 2.5 centimeter as a dentist mirror, the distance of tooth from the mirror should be. तो tooth का distance क्या होना चाहिए. सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देती हूँ कि कनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं, मतलब क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें विद इन फोकस रखते हो ना, जब आप उसको विद इन फोकस रखते हो तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है और वो चीज़ आपको क्लियरली विजिबल होती है. अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर है फोकल लेंथ 2.5 का जो डेंटिस्ट यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो टूथ को कहाँ प्लेस करेंगे, एट अ डिस्टेंस लेस देन 2.5. विद इन फोकस होता है ना, फोकस पे नहीं होना चाहिए, फोकस से कम होना चाहिए. तो टूथ फ्रॉम द मिरर का डिस्टेंस क्या होगा, इट इज गोना बी लेस देन 2.5 देन दैट ऑफ द फोकल लेंथ. ना ये ना ये ना ये, तो मतलब ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप उसको विद इन फोकस रखोगे तभी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द गिवन फिगर द इमेज शुड बी, हमें इमेज बतानी है कैसी बनेगी. दिस इज अ लेंस विच इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ये रे आ रही है, आपको पता है ये डाइवर्ज करेगा एंड दे विल मीट यहां पे. तो इमेज जो बनेगी वो आपकी वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश्ड. ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. इस तरीके से मार्क कर दो. सो आई थिंक यू गॉट इट. तो सेक्शन ए हमारा 24 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन बी नाउ. तो सेक्शन बी का भी जैसे आपको पता है 24 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपने करने हैं सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस. 4 क्वेश्चंस ऑप्शनल रहेंगे, बट फिर भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस पूरे के पूरे 24 क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी अरिहंत बुक में गिवन है. ओके, सो द क्वेश्चन इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन स्टेप 1 फॉर्म्स X, देन प्लस वाटर, देन स्टेप 2 वी गेट H2CO3. तो एक स्टेप 1 और एक स्टेप 2 दे रखा है. तो क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं. जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले क्वेश्चन को पढ़कर जो समझ आया वो रिजल्ट हमें लिख लेने चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे मुझे ये समझ आया ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन स्टेप 1 कुछ निकल रहा है जो H2O के साथ मिलकर H2CO3 बना रहा है. तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज मिक्सिंग इन वाटर एंड गिविंग दी कार्बोनिक एसिड, है ना. अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर हम और भी कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे. Identify the correct option from the given table which represents the type of reaction in step 1 and acidic nature of H2CO3 in step 2. तो बेसिकली स्टेप 1 में एक नेचर ऑफ रिएक्शन बताया गया है और हमारे पास ऑप्शन है एक्सोथर्मिक का, और दूसरे में एसिडिक नेचर H2CO3 की. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम एक्सोथर्मिक और एसिडिक नेचर की सिर्फ मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेप जो आपका है ये जो ग्लूकोज का टूटना, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो आपको पता है कि जब ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की तो इससे एनर्जी निकलती है. सो बेसिकली इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी का रिलीज होता है. ठीक है, और दूसरी चीज एसिडिक नेचर, यस कार्बोनिक एसिड तो एसिडिक होता ही है. तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन देखते हैं. ए है हमारा कि एक्सोथर्मिक नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत है. बी ऑप्शन में ये एक्सोथर्मिक है, ओके, बट ये एसिडिक नहीं है. नहीं, कार्बोनिक एसिड तो एसिडिक ही होता है और ऑब्वियसली जिसका नाम ही एसिड है, तो और वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है. सी में आपको दिया है कि एक्सोथर्मिक और एसिडिक नेचर, बिल्कुल करेक्ट है, और डी में दोनों प्रोसेस हैं जो बिल्कुल ही गलत है.
तो मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी को OMR शीट पे इस तरीके से आप पेंसिल से डार्कन कर दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट. एक ग्राफ दिया है और आपको पूछा गया है कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कौन से ईयर में हाईएस्ट है. 2008 में यहाँ दिख रहा है, 2012 में यहाँ, 16 में यहाँ. कभी भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, स्पेशली पीएच के वैल्यू के, तो बिल्कुल भी घबराया मत करो, वो बहुत ईजी होते हैं. अब देखो, बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और पीएच वैल्यू को हमने रिलेट करना है. तो मैं आपको बता दूं, जिसका पीएच हाई होता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन काफी लो होता है, वाइस वर्सा होता है. और जिसका पीएच लो होता है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन काफी हाई रहता है. अब यहाँ पे हमें पूछा है कि हाईएस्ट का पूछा है, तो जिसका पीएच सबसे लो होगा उसका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा. और तीनों स्लैब्स में से 2016 का सबसे लोएस्ट है, क्योंकि इसका पीएच सबसे लो है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है. तो सी को इस तरीके से हम मार्क कर देते हैं. द क्वेश्चन इज, डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड. ये 4 डायग्राम्स दिए जिसपे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और चारों ही केसेस में आपको देखने को मिल रहा है एसिड है HNO3. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है. तो इन टेस्ट ट्यूब में नाइट्रस ऑक्साइड इज इवॉल्व्ड विच इज Zn plus HNO3. तो Zn plus HNO3 जब आप करते हो, we get ZnNO3 whole twice plus we get N2O and we get H2O. So it is correct. In test tube B, nitrogen dioxide is evolved. तो टेस्ट ट्यूब B के अंदर जब आप इसको रिएक्ट करते हो तो आपके पास है we get the nitrogen dioxide. So it is AgNO3, we have NO and we have H2O. तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलता, वी गेट निट्रिक ऑक्साइड. सो दिस इज इनकरेक्ट. इन टेस्ट ट्यूब सी, नाइट्रिक ऑक्साइड इज इवॉल्व्ड. अगेन इट इज करेक्ट. एंड इन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नॉट इवॉल्व्ड. डी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नॉट इवॉल्व्ड. अगेन इट इज करेक्ट. तो मतलब हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन बी. तो इसलिए बी को हम डार्कन कर देंगे. The table shown below gives information about 6 elements A to F. 1, 2, 3 and 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन A, B, C और E की दे गई है. यहाँ पे दिस इज A to, इट इज नॉट A to F, इट इज बेसिकली, अपनी बुक में भी करेक्शन देख लेना आप, A, B, C एंड E. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है A की 2, 1. नो, इट इज ये B, C, D, F भी दिए गए हैं यहाँ पे. So basically it is A to F only. It is A to F only. ठीक है. So first में दिया है A is 2, 1 और B दिया है 2, 6. B में दिया है 2, 6 और C में दिया है 2, 7. यहाँ पे 2, 7, 2, 8, 3, E और F आपको 2, 8, 6 और 2, 8, 8, 2 दिया है. फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड भी आपको दिया है. ठीक है. तो हमें बताना है विच इज रॉन्गली फॉर्म्ड. तो आपको पता है कि कभी भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, अब जैसे ये मेटल है, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक नॉन मेटल है, इसके लास्ट में 6 है. तो बेसिकली यहाँ पे इसका वैलेंसी है प्लस और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका वैलेंसी क्या है? 2 नेगेटिव. तो जब आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो आपको A to B ही मिलेगा, जो कि यहाँ पे करेक्ट है. अब यहाँ पे ये 6 है, नॉन मेटल है, ये भी एक नॉन मेटल है, दिस इज ऑल्सो ए नॉन मेटल. तो ये ऐसा कंपाउंड नहीं बनाएगा. ठीक है. अब 3 के अंदर दिया है 2, 7, ये एक नॉन मेटल है और ये एक मेटल है. तो मतलब इसका वैलेंसी होगा 3 पॉजिटिव और इसका -1 और आपके पास बनेगा DC3, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. नाउ दिस इज अगेन मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल. सो F इज 2 पॉजिटिव एंड E इज 2 नेगेटिव. क्रिस क्रॉस करेंगे सो वी विल गेट, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? दिस विल बी FE. ये भी इनकरेक्ट है. अब हमें पूछा है इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से है, तो 2 और 4 इनकरेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये काइनेटिक कंपाउंड नहीं है और इसमें ये 2, 2 कैंसिल हो रहे हैं. सो 2 and 4 आर रॉन्ग. सो बेसिकली B इज द करेक्ट ऑप्शन. तो B को आप इस तरीके से डार्कन कर दो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Raj observed that after the reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide, sodium chloride and water are formed. राज ने ये ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन
जब किया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख लेते हैं, इनके बीच में रिएक्शन किया तो हमारे पास सॉल्ट, जिसको आप NaCl और वाटर बन गया. Then he searched out about sodium chloride. Some of his statements about NaCl के बारे में कुछ statements दी गई. It is prepared by chloroalkali. It is a neutral salt having pH 7, white crystalline and also called rock salt. ये rock salt है, ये correct है, ये white crystalline solid है, correct है, ये neutral है, ये correct है. But ये chloroalkali process से नहीं बनता. Chloroalkali process से sodium hydroxide बनता है, ना कि NaCl. So basically हमें यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. तो 2, 3, 4 हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. तो बी को हम इस तरीके से डार्कन कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू 4 कलरलेस सॉल्यूशंस. 4 कलरलेस सॉल्यूशंस है A, B, C और D. हमने इनका pH हमें दिया गया है. इसका pH है 2, इसका pH है हमारे पास 10, इसका pH है हमारे पास 9 और इसका pH है हमारे पास 7. Which of the following test tube is labeled with correct color? हम इस पे यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल रहे हैं, तो पहले हम इनका नेचर लिख लेते हैं. 2 वाला आपको पता है एसिडिक होता है, 10 वाला बेस होता है, 9 वाला भी बेस होता है और 7 वाला न्यूट्रल होता है. तो बेसिकली अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो एसिड के अंदर जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे, येस इट विल टर्न टू रेड, लेकिन ग्रीन बेस में ग्रीन नहीं होगा और यहाँ पे बेस में इट विल टर्न ब्लू. इट इज करेक्ट. न्यूट्रल में वॉयलेट नहीं होगा, वैसे ही रहेगा. सो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट कलर वाली ऑप्शन है वो है A और C की. तो मतलब D हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव रीजन एज एन असर्शन. सो असर्शन है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. कि POP को डॉक्टर्स यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन सेटल करने के लिए. Reason: when plaster of Paris is mixed with water, it forms hard material called gypsum to support fractured bones. तो बिल्कुल सही है. जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो आपको पता है कि प्लास्टर लगाया जाता है. वो प्लास्टर किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से. तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि जब आप POP को वाटर के अंदर डालते हो तो वो वापस से क्या बना देता है? हार्ड मास, जो क्या होता है? जिप्सम, जो बोन्स को जोड़ने में हेल्प करता है. तो रीजन भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है. तो अगर असर्शन भी करेक्ट हो और रीजन भी करेक्ट हो और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा हो तो A हमारा करेक्ट आंसर आपको लिखना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन: रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर. रीजन: टू कूल डाउन द कुक्ड फूड क्विकली. तो असर्शन में दिया गया है कि रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर. तो ऑब्वियसली आप किसी को भी रेफ्रिजरेट करते हो तो आपको पता है कि रेफ्रिजरेशन में लो टेम्परेचर ही होता है. तो असर्शन इज करेक्ट, बट रीजन इज इन करेक्ट कि ऐसा नहीं है कि कुक्ड फूड को हम स्लोली उसको कूल करने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेट नहीं करते, हम उसको रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे रीजन गलत भी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. तो C इज द करेक्ट आंसर. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. Next, all the veins carry deoxygenated blood from various organs to the heart. जितनी भी वेन्स होती है वो deoxygenated मतलब प्योर ब्लड लेकर जाती है from various organs to heart, ऑर्गन से हार्ट तक. रीजन: पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है deoxygenated blood from heart to lungs. So यहाँ पे assertion है veins impure blood, this is impure blood कैरी करती है ऑर्गन से हार्ट में, this is true. रीजन है कि पल्मोनरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. एक्सेप्शनल आर्टरी है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर हम वॉयलेट करते हैं वो रूल के ये हमेशा प्योर ब्लड ही कैरी करती है और ओबे करते हैं वो रूल के आर्टरी हमेशा कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. बट रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करता. सो वी विल गो बाय बी पार्ट. A एंड R बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो B हमारा करेक्ट आंसर होगा. Next, in diffuse reflection, a parallel beam of incident light is reflected in different directions. Reason: the diffuse reflection is due to the failure of laws of reflection. Assertion है diffuse reflection तब होती है या उसमें क्या होता है? A parallel beam of incident ray is reflected in different direction. Yes, it happens. क्योंकि diffuse reflection क्या होती है? जिसमें जो ये light rays हैं वो अलग अलग direction में इस तरीके से reflect हो जाती है. So assertion is correct. This is called as diffuse or irregular reflection.
Reason, the diffuse reflection is due to the failure of laws of reflection. Reason isn't correct क्योंकि diffuse reflection इस वजह से होती है क्योंकि वो surface rough होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो laws of reflection को obey नहीं करती. ठीक है, तो basically assertion is true and reason is false. So C is the correct option. Next, the table given below provides information related to the reaction of few compounds with hydrochloric acid and evolution of CO2 in corresponding reaction. हमें एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर हमें रिएक्शन दी है कुछ कंपाउंड्स की HCl के साथ और बताया गया है कि उसमें से CO2 गैस इवॉल्व होती है कि नहीं होती. अगर राइट है तो हो रहा है रिएक्शन या गैस इवॉल्व हो रही है, क्रॉस है तो ना तो रिएक्शन हो रहा है ना गैस इवॉल्व हो रही है. तो हमें इसमें से बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है. तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं. Na2CO3 को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो हमारे पास आएगा NaCl, H2O और CO2. तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन भी हो रहा है और CO2 भी निकल रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट बताना है. ठीक है, तो ये करेक्ट है लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है. ZNO विद HCl. अब ZNO को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो वो बनाएगा ZnCl2 और साथ में बनेगी H2O. तो बेसिकली रिएक्शन तो हो रहा है बट CO2 इवॉल्व नहीं हो रही है, तो ये भी एक करेक्ट दिया है. थर्ड में दिया है KOH. KOH को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास KCl और H2O आ जाएगा. तो बेसिकली रिएक्टिविटी विद HCl यहाँ लिखा है कि नहीं हो रही है, जबकि बहुत इजीली हो जाती है रिएक्शन. ठीक है, तो ये जो है ये गलत है. AgNO3 विद HCl, yes we get AgCl और उसमें भी CO2 नहीं निकलती है. तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, AgNO3 विद HCl you get AgCl प्लस H2O प्लस NO2. तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाता है बट CO2 इवॉल्व नहीं होती है. तो दैट मीन्स यहाँ पे ये भी क्या है, AgNO3 विद HCl, यहाँ पे भी CO2 गैस यही बोला है कि इवॉल्व नहीं होती है. यही बोला है ना, हाँ नहीं होती है बट रिएक्शन हो जाता है. तो अब यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट हमारा कौन सा है, ऑप्शन 3. इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन 3, क्योंकि ऑप्शन 3 में जो दिया है वो आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि वो रिएक्ट नहीं करता जबकि वो रिएक्ट करता है. तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको बुक में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें भी हमारे पास ओनली 3 का ऑप्शन है. सो डी इज द करेक्ट आंसर और डी को इस तरीके से हम मार्क करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following juices secreted in the human body does not contain any enzyme? ये कुछ जूसेस दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, आपको बताना है इनमें से किस में एंजाइम नहीं होता. स्लाइवरी जूस में एंजाइम होता है, स्लाइवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च पे एक्ट करता है. गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है, पेप्सिन, रेनिन जो कि प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं और वो कोएगुलेट करता है मिल्क को. पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये सब होते हैं जो कि प्रोटीन, फैट और स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बट बाइल जूस के अंदर सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ इसमें कुछ आयंस होते हैं और इसका काम क्या होता है, ये अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है, बट इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता. इसका काम होता है जस्ट टू इमल्सिफाई फैट, मतलब एक बिगर ड्रॉपलेट ऑफ फैट को छोटे में तोड़ना. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, बी, क्योंकि बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of respiration reaction will take place in the germinating seeds in the experimental setup showing CO2 is evolved during respiration? अब हमें पूछा गया है कि germination of seeds आपको पता है ना कि सीड जब प्लांटलेट बनाते हैं वो जर्मिनेट होते हैं तो उनमें मतलब कैसा रेस्पिरेशन होता है. ऑप्शन है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन इज दिस. पहली बात तो ये एनारोबिक रिएक्शन जो है ये होता ही नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है एनारोबिक, ये गलत है ऑप्शन. इन एरोबिक रिएक्शन इज दिस. तो यहाँ पे इथेनॉल भी नहीं है, फॉर्मूला भी गलत दिया आपको, तो ये भी नहीं. रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो रिएक्शन, एरोबिक. तो बेसिकली यही रिएक्शन इसके अंदर होती है, जर्मिनेशन ऑफ सीड में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. तो ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ब्रेक डाउन होता है. नेक्स्ट, इफ ट्रिप्सिन इज लैकिंग इन द पैनक्रियाटिक जूसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विल नॉट टेक प्लेस प्रॉपर्ली? अगर आपके पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नहीं होगा तो कौन सी इवेंट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगी?
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस और इसका काम होता है कि जो पेप्सिन से पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स है जो कि पेप्टोन्स में बन चुके हैं उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना, बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करना फर्दर। तो यहाँ पे स्टार्च पे इसका कोई रोल नहीं है, वाइटामिन पे कोई रोल नहीं है, इमल्सिफिकेशन पे कोई रोल नहीं है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स जो होगा वो अफेक्ट होगा। सो दैट मीन्स सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed 25 centimeter in front of concave lens of focal length 25. Find the location and the nature of image. अब आपको दिया है कि कॉन्केव लेंस है, हमारे पास लेंस बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज कॉन्केव लेंस और ऑब्जेक्ट यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो बेसिकली u इज -25 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ आपको दिया गया है 25, फोकल लेंथ इज ऑल्सो 25। अब आपको पता है कि इसका जो फोकस होता है वो इधर होता है, तो नेगेटिव होता है, इट इज -25। फाइंड द लोकेशन एंड द नेचर ऑफ इमेज, हमें v निकालना है और नेचर बताना है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेंस फॉर्मूला का यूज करोगे आप, ये होता है आपके पास लेंस फॉर्मूला। तो 1/f मतलब 1 - 25 इज इक्वल टू 1/v, हमें सॉल्व करना है v को, -1/u मतलब -25। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है तो हम यहाँ प्लस लगा देते। तो ये आपके पास हो गया -1/v और 1/25 यही रहा, इसको यहाँ ले गए तो ये पॉजिटिव का हो गया, एलसीएम आया 25। सो दिस इज 1 + 1, वी गेट 22/25 विच इज -v इज इक्वल टू 25/2 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -12.5 जो इमेज डिस्टेंस होगा। अब नेचर निकालने के लिए आपको पता है हम m का वैल्यू निकाल लेते हैं, लेंस के लिए m इज इक्वल टू v/u होता है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ उसको। तो v है आपके पास -12.5 और u था आपका पास -25। तो पहले तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है, ये डेसिमल भी हटा देते। तो बेसिकली ये 1 से कम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज है ये साइन देखो आप पॉजिटिव में आ रहा है, इनका वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, तो मतलब जो इमेज है वो क्या है हमारे पास, वर्चुअल, इट इज वर्चुअल। ऐसे आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हम 12.5 पे देखते हैं। तो एट 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस इन वर्चुअल, at -12.5 from lens and diminished, तो D would be the correct answer, क्योंकि -12.5 सेंटीमीटर है वो लेंस से और इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है बिकॉज m का वैल्यू 1 से कम है। तो D हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दो लेंसेज दिए हैं, आप देख रहे हो एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव और हमें पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी है। और आपको पता है पावर निकालना तो कितना आसान है, P1 + P2 करके हमारे पास पावर आ जाती है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसका जो पावर होता है वो प्लस में ही होता है और ये एक डाइवर्जिंग लेंस है जिसका पावर माइनस में होता है। सो इट इज 8 - 10 विच कम्स आउट टू बी -2 डायोप्टर और ऑप्शन में -2 डायोप्टर दिख भी रहा है, तो C वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a protein digesting enzymes? आपके पास ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन कौन से हैं। और ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड वी हैव पेप्सिन, बी इज लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, सी इज पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड बाइल एंड डी वी हैव इज ट्रिप्सिन, पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो हमें बेसिकली यहाँ बताना है कि कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि आपको पता है पेप्सिन जो है वो सिक्रीट होता है, पेप्सिन सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर, ट्रिप्सिन सिक्रीट होता है पैनक्रियास से जो ड्यूडेनम में जाता है और कीमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स पे ही एक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो क्या होगा, ऑप्शन डी। तो डी को इस तरीके से हम मार्क कर देंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और एक मिनट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ हेनल्स लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन, मेमेलियन नेफ्रॉन में अगर हेनल्स लूप ना होता,
आपको पता है ना हेनल्स लूप क्या होता है, इस तरीके से ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है दिस इज हेनल्स लूप। तो अगर हेनल्स लूप ना होता तो आपको पूछा गया है कि उस केस में क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कोई यूरिन ना बनता या देयर वोंट बी एनी चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड और विल बी मोर डाइल्यूट। अब लूप ऑफ हेनले का काम होता है इट एक्चुअली हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर यही एब्सेंट होता तो वाटर एब्जॉर्प्शन होता ही ना, तो यूरिन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होता। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the refractive index of a dense flint glass and for alcohol are 1.65 and 1.36 respectively with respect to air. Then the refractive index of dense flint glass with respect to alcohol. तो दो refractive index का वैल्यू दिया है, ग्लास का refractive index का वैल्यू है आपके पास 1.65 और ऐसे ही अल्कोहल का दिया है 1.36। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है ना उसको मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो उसको आप नीचे लोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू 1.65 ऊपर ग्लास का और नीचे इसका, और इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 1.21। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एट एन एंगल 60 डिग्री। मतलब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। द एंगल बिटवीन द रे कमिंग आउट ऑफ द स्लैब एंड द नॉर्मल फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब, मतलब जब ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर ऐसे बाहर निकलेगी तो ये इमर्जेंट रे होगी, इसका एंगल पूछा गया है और ये एंगल आपको दिया गया है दैट इज 60 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं कि एंगल आई हमेशा एंगल ई के इक्वल होता है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो अगर ये 60 है तो वो भी सेम ही होगा, इट वुड ऑल्सो बी 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। आपको एक फिगर दी गई है, कॉनकेव मिरर आपको दिख रहा है, फोकल लेंथ 10 दी गई है और यहाँ पे स्क्वायर वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर उसको कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है विद वन एंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक एंड आप देख रहे हो सी पे आ रहा है, आपको जो इमेज बनेगी उसका CD फाइंड करना है। अब आपको पता है इमेज तो यहीं पे बनेगी, हमें बेसिकली उसका लेंथ निकालना है इमेज का। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वायर एट पॉइंट C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज भी यहीं पे बनेगी। लेट्स से इट विल फॉर्म्ड ऑन C ओनली, ठीक है। लेट्स से इसको बोल देते हैं C डैश, C डैश विल बी इक्वल टू C क्योंकि वहीं पे वो इमेज बनेगी। अब पॉइंट D की अगर हम बात करें तो पॉइंट D के लिए U कितना होने वाला है, इट इज गोना बी 10, देन अगेन प्लस 10 और 1 कि 1 सेंटीमीटर का है वो, तो बेसिकली इट इज गोना बी -21 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ आपको दे रखी है और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f आपके पास है -10, v हमारे पास है हमें निकालना है, ठीक है, और u हमारे पास है -21। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v आपके पास आ जाएगा बेसिकली -210/11, दिस विल बी v। अब जब v आपके पास आ जाएगा तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो d पॉइंट है वो इतना दूर है, ये वाला पॉइंट जो d है ये d का डिस्टेंस आया है कि d इतना दूर है। अब बेसिकली हमें CD की लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ इमेज CD की जो होगी या CD डैश के आप निकाल लो कि जो सेम होगी, इट इज विल बी इक्वल टू -210/11 जो कि D तक का डिस्टेंस आया है -20 क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का है। तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 10/11 सेंटीमीटर, इट विल बी इक्वल टू 10/11 सेंटीमीटर। तो इसलिए ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू गेट एन इरेक्ट इमेज। मतलब आप कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20, लेट्स से दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे ताकि आपको इरेक्ट इमेज मिले। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में इरेक्ट इमेज हमें तभी मिलती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, तो मतलब इट शुड बी लेस देन 20 सेंटीमीटर और लेस देन 20 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ A में है 10 सेंटीमीटर।
So that means A would be the correct answer. Like if you will keep the object at 10 centimeter, we will get virtual, erect and magnified image. Next question. In the above diagram, light is traveling through a different media. Air से आप देख रहे हो prism में enter कर रही है. So it is noticed by the scientist that ray QR, this ray, is parallel to the base CB. Both are parallel. Which of the following statement would be correct? Angle of deviation is minimum. Angle of deviation and prism are equal to the angle of incidence. Angle of emergence and angle of deviation are equal to angle of incidence. या angle of deviation is maximum and equal to angle of incidence. तो इस सब को क्लियर करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है ना, वो कुछ एंगल्स पे डिपेंड करता है. किस पे? इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस. आई थिंक स्पेलिंग थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको. इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑल्सो. बेसिकली अगर मैं इनका रिलेशन लिखूं तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस प्लस इंसिडेंस प्लस इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका रिलेशन निकाल लेते हैं. तो बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इट इज ऑलवेज लेस. That is why A is the correct option. That is angle of deviation is minimum in this case. Next question. A jewelry making unit tested few elements on the basis of their physical properties. अब हमारे पास प्रॉपर्टीज दी है A, B, C और D की, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेलिएबल, डक्टाइल, लस्टर और मेल्टिंग पॉइंट. A के बारे में बताया गया ये मेलिएबल है, ये डक्टाइल भी है, ये लस्ट्रस भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है. B के बारे में भी दिया गया है, C के बारे में भी, D के बारे में भी. हमें बताना है कि कंपनी कौन से एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर देगी जिससे ज्वेलरी नहीं बनाएगी. आपको पता है कि ज्वेलरी बनाने के लिए सब्सटेंस मेलिएबल होना चाहिए, सब्सटेंस डक्टाइल होना चाहिए और सब्सटेंस लस्ट्रस होना चाहिए. तो जिन सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टीज होंगी उसको तो रखेंगे और जिसमें नहीं होगी उसको नहीं रखेंगे. तो इनमें से किस किस में ये प्रॉपर्टी है? तो जब आप इसमें देखोगे तो B, C और D में ये प्रॉपर्टीज नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज. और वो किसके अंदर है? किसके अंदर आपको दिख रही है? सिर्फ A के अंदर. तो किसको डिस्कार्ड करेंगे? बेसिकली B, दैट इज B, C एंड D. और B हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो इस तरीके से चार्ट को देखकर, ग्राफ्स को देखकर घबराना नहीं है और इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. So successfully we have completed section B also. Now let's start with section C. So you know that in this section we are going to have the case studies, और case studies के total तीनों case studies के questions मिलाकर आपके पास 12 questions होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 10 questions attempt करने हैं. तो पहला case study हमारे पास है A sample of acetic acid is taken in a clean test tube. Acetic acid का जो sample है वो test tube में लिया गया. Now a blue litmus paper strip is taken and a drop of acetic acid is placed on the litmus paper and the color change is observed. मतलब basically आपको कहा गया है हमने एक टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड ले लिया. मैं यहाँ फॉर्मूला ही लिख रही हूँ एसिटिक एसिड का एंड आई होप आप लोगों को भी आता होगा. और उसके बाद हमने एक ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप ले ली. ठीक है, और उस पर ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड हमने डाल दिया. दिस इज ब्लू लिटमस. ओके, तो हमने इसका ड्रॉप इस पे डाल दिया और हमें कलर चेंज भी दिखा एंड द कलर चेंज इज ऑब्जर्व. ऑब्वियसली कलर चेंज तो दिखेगा ही क्योंकि ये एसिड है. ठीक है, एंड द कलर चेंज इज ऑब्जर्व. ओके, अनदर टेस्ट ट्यूब इज टेकन एंड 1 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू इट. हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली और उसमें भी एसिटिक एसिड हमने ले लिया. ठीक है, तो अब हमें ये दिया गया है कि पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने इस पे एक पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डाला कंटेन इनटू अ टेस्ट ट्यूब जिसमें एसिटिक एसिड था. पास द इवॉल्व गैस थ्रू द लाइम वाटर. इसको मिक्स करने से गैस इवॉल्व हुई जिसको हमने लाइम वाटर से पास किया. अब गैस इसलिए इवॉल्व हुई क्योंकि रिएक्शन करके देखते हैं कि गैस इवॉल्व होगी कि नहीं होगी. ये आपके पास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. तो बेसिकली ये आपके पास रिएक्शन ऐसे होगा सोडियम एसीटेट प्लस H2O और साथ में CO2. तो मतलब ये जो गैस पास की थी वो गैस कौन सी थी? CO2. ठीक है, और फिर ऑब्जर्व किया चेंज को. तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस इस पे बेस्ड दिए गए हैं, इस एक्टिविटी पे बेस्ड. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड. जब एसिटिक एसिड का आपने इस पे ड्रॉप डाला तो इस पे आपको क्या चेंज दिखा?
हमें इस पे चेंज दिखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो गया, क्योंकि आपको पता है ये एक एसिड है और एसिड लिटमस को क्या करता है, ब्लू टू रेड और बेस करते हैं रेड टू ब्लू। ठीक है, तो ये एसिड है इसलिए ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि लिटमस पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, इसी केस स्टडी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, द ओडोर ऑफ एसिटिक एसिड टेकन इन द टेस्ट ट्यूब स्वीटी एंड फ्रूटी लाइक रॉटन एग, पंजेंट या अनप्लेजेंट। तो मैं आपको बता दूं कि एसिटिक एसिड जो होता है उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, पंजेंट, काफी तीखी सी स्मेल होती है। जैसे विनेगर आपके घर में जो यूज करते हो दैट इज एसिटिक एसिड ओनली, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट। ओके, इसी पे अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक चीज जो आपको आती है वो पहले ही लिख लो, तो हम ये पहले ही कर चुके हैं तो आपको अब सोचना ही नहीं पड़ेगा। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऑप्शंस देखकर मत रिएक्शन को बनाओ, रिएक्शन लिखो फिर ऑप्शंस देखो। तो आप देखो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। अगर आप ऐसे ऑप्शंस देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when excess of evolved gas is passed through lime water? अब गैस तो थी हमारे पास CO2 और आपको पता है लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसको लाइम वाटर से पास करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आपको दिया गया है एक्सेस गैस। तो याद रखो क्वेश्चन एक्सेस पे बहुत ज्यादा आता है। एक्सेस गैस जब हम पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की जगह कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस खत्म हो जाती है और सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। सो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 2। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और कॉन्फिडेंस भी और बूस्ट अप हो रहा होगा। तो देखते हैं केस स्टडी 2 क्या है हमारे पास। इन गिवन एक्टिविटी फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर वाज टेकन इन अ टेस्ट टू टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब है, इन दोनों में हमने लाइम वाटर ले लिया है और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लाइम वाटर का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। एयर इज ब्लोन थ्रू माउथ इन लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। यहाँ पे एयर जो हम ब्लो कर रहे हैं, जो हम एक्सपायर कर रहे हैं, वो पाइप के थ्रू ब्लो करके टेस्ट ट्यूब के थ्रू ब्लो करके उसमें डाल रहे हैं, पाइप के थ्रू उसमें टेस्ट ट्यूब पे डाल रहे हैं। इन टेस्ट ट्यूब ए सिरिंज और पिचकारी इज यूज टू पास एयर, और यहाँ पे एक पिचकारी से हम एयर उसके अंदर डाल रहे हैं। तो ए में 1 में है एयर बीइंग पास इनटू लाइम वाटर विद पिचकारी और 2 में है एयर बीइंग एक्सहेल्ड इनटू लाइम वाटर। तो इस पे बेस्ड अब हमारे को क्वेश्चन क्या दिए हैं, when air is blown from the mouth into test tube containing lime water turns milky due to presence of। जब भी आप जो एयर एक्सहेल करते हो, द एयर दैट वी गिव आउट और वी एक्सपायर, दैट हैज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको अभी हमने बताया भी फर्स्ट एक्टिविटी में भी कि लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की कर देती है। तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली दिया था कि लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, तो लाइम वाटर मिल्की किससे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि हमारे एक्सहेल्ड एयर पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बी। अगला क्वेश्चन, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अगेन इट इज गोना बी वेरी इजी क्योंकि केस स्टडी ए में ही हमने कर लिया था कि लाइम वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम केस स्टडी, which of the following statements show the correct observation for test tube 1 and 2? A, टेस्ट ट्यूब 1 नो चेंज ऑब्जर्व, टेस्ट ट्यूब 2 लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। नहीं, ऐसा नहीं होगा, चेंजेस दोनों में होंगे और आपको गिवन भी थे कि दोनों में चेंज होते हैं। टेस्ट ट्यूब 1 लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इमीडिएटली, टेस्ट ट्यूब 2 नो चेंज, अगेन इनकरेक्ट। टेस्ट ट्यूब 1 लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इमीडिएटली, टेस्ट ट्यूब 2 लाइम वाटर टर्न मिल्की आफ्टर लॉन्ग टाइम। डी, टेस्ट ट्यूब 1 लाइम वाटर टर्न्स मिल्की आफ्टर लॉन्ग टाइम। अच्छा आप मुझे बताओ ये लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम आ रहा है, तो जल्दी मिल्की कब होगा? ऑब्वियसली जो हम एयर एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो इसलिए वो जल्दी होगा। इट विल टर्न इनटू मिल्की मोर रैपिडली इन टेस्ट ट्यूब बी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक लेयर है, एयर है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 हमारा यही है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पे है टेस्ट ट्यूब 1 लाइम वाटर टर्न्स मिल्की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड टेस्ट ट्यूब 2 लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इमीडिएटली। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। D is going to be the right answer. Next question, which of the following conclusion is true about the given experiment? 1, पिचकारी has more amount of CO2? No, उसमें atmospheric air होती है और एक set percentage होता है उसके अंदर। Lime water turns milky due to presence of oxygen? No, not at all. Oxygen का टेस्ट होता है supporter of combustion. Lime water turns milky due to carbon dioxide.
Air exhaled through mouth turns lime water milky at very fast rate. Yes, because it has more amount of CO2, and CO2 has a property that it combines with lime water to form calcium carbonate, which forms it milky. Exhaled air contains more CO2. Yes, it contains more CO2. That is the reason वहाँ पे बहुत रैपिड हो रहा था और वहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था. So basically 3 and 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना था है, तो मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. Okay, next case study. A student wants to know that what type of image a spherical mirror forms, so he placed object at different location in front of mirror and observed the images. दो मिरर्स लिए गए, कनकेव कॉन्वेक्स, और दो स्फेरिकल मिरर्स के आगे ऑब्जेक्ट्स रखे गए और अलग अलग इमेजेस देखने को मिली. सम इमेजेस वर रियल और कुछ थी वर्चुअल. एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज वर सेम, while other कहीं पे बड़ी थी, कहीं पे छोटी थी. After understanding this, he observed the phenomena of reflection. और कुछ क्वेश्चंस इस पे आपसे पूछ लिए. तो पहला क्वेश्चन है, when he placed concave mirror in the experiment, then the image formed of object placed at center of curvature. तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के केस में जब भी हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज भी सी पे बनती है. और क्या बनती है? सेम साइज बनती है और रियल इन्वर्टेड होती है. सो बेसिकली यहाँ पे डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student wants to know that what type of image a spherical mirror forms. So he placed object at different. ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है. इसका क्वेश्चन देखते हैं. A convex mirror has a wide field of view. Which of the following is correct? Yes, convex mirror में wide view होता है और rear view mirror भी use होता है vehicles में, क्योंकि option है image formed is much smaller, number of images can be seen, image formed much closer. So all of the above is the correct option. ये एक तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है, विद इन फोकस बनाता है, वाइड व्यू देता है, और जो ऑब्जेक्ट्स है वो मोर क्लोजर लगते हैं और बहुत टाइम पे बहुत सारी इमेजेस दिख सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर फाइंड्स हर हेड ऑफ सेम साइज, मिडल पोर्शन स्मॉलर एंड लेग्स बिगर देन ओरिजिनल. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. ये हमने सैम्पल पेपर जो सीबीएसई की गाइडलाइंस में था उसमें भी था ये क्वेश्चन. तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम कोई मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम मोस्टली अपनी इमेज के लिए हम विद इन फोकस रहते हैं, और विद इन फोकस में हमारे अलग अलग मिरर हमें अलग अलग तरह की इमेजेस देते हैं. सो कॉनकेव मिरर में आप देखोगे तो आप वर्चुअल इरेक्ट और बेसिकली हमें यहाँ मैग्निफिकेशन की बात करनी है, मैग्नीफाइड देखोगे. कॉन्वेक्स में वही चीज डिमिनिश दिखेगी और प्लेन मिरर में वो सेम तरह की दिखेगी. अब हेड सेम दिख रहा है तो मतलब ऊपर के हिस्से में कौन सा मिरर है? प्लेन. और मिडिल पोर्शन स्मॉलर दिख रहा है तो मतलब कॉन्वेक्स. बाय चांस मैंने आपको समझाया ही सेम ऑर्डर में लग रहा है. लेग्स बिगर तो मतलब कॉनकेव. देख लेते हैं, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ए ऑप्शन में ही लिखा है और तो ए हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू गेट एन इमेज लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट वन कैन यूज. अगर हम चाहते हैं कि हमें बड़ी इमेज मिले, मतलब इनलार्ज्ड इमेज मिले या मैग्नीफाइड इमेज मिले, तो हमें कौन सा मिरर यूज करना है? कॉन्वेक्स बट नॉट कॉनकेव, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्केवेक्स मिरर तो कभी इनलार्ज्ड इमेज देता ही नहीं है. कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स, दिस कैन बी ईदर, नॉट ईदर, नॉट प्लेन, प्लेन सेम साइज देता है. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो बी को हम इस तरीके से ओएमआर शीट में बहुत बहुत ज्यादा डार्क करते हैं. So with this we finish section C as well. I think आप लोगों को समझ आ गया होगा. बहुत ही ज्यादा मजा आता है जब हम ऐसा एक पेपर करते हैं, एंड आई होप हमने वैसे ही 90 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर दिया होगा या 90 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा. बट उस चीज को आप नहीं देखोगे क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है. आपने जब पेपर करना है आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, तो इसलिए आप उससे भी जल्दी कर सकते हो. तो इससे एक तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है और एक आप अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से देख पाओगे. So with this, we come to an end of the session. I hope you like it. So we will be meeting very soon and we'll be solving sample paper 3rd this time. And one thing I would like to tell you कि आप अरिहंत की बुक्स लो. ये सैम्पल पेपर्स जिनमें दिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए, वो बुक लो क्योंकि वो बुक बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी. इस सेशन के बाद आप उस बुक को पूरा सॉल्व करो, आपकी और भी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी. So with this, we come to an end of the session. I hope you like it. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed Arihant Padhaku till now, just do it right now. So thank you. Bye-bye. Take care. We'll be meeting very soon.